हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज NEP 2020 पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारी क्लासेस अभी अल्टरनेटली चल रही थी ना, यानी कि एक दिन आपको कंटेंट मिल रहा था और एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे PYQs। सो अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको CDP जो कंटेंट की क्लास है वो डेली प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो चुका है, आपने देखा ही होगा ना। 17 सितंबर से आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 16 अक्टूबर तक होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम प्रॉपर जम के प्रैक्टिस कर पाए ना अच्छे से, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस कर पाते हो चीज़ें उतनी ही मजबूत होंगी। पर उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस उतनी ही जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इस वजह से अभी हम आपको डेली क्लास CDP की प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और आपका जो प्रैक्टिस वाला था वो अल्टरनेटली ही चलता रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग। ओके, सो मूव ऑन करते हैं टॉपिक की तरफ। और खैर PDFs आपको टेलीग्राम से मिल जाती हैं, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। जिसको PDF से पढ़ना है, आप PDF से पढ़ना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो मूव करते हैं टॉपिक्स की तरफ आएंगे। देखिए NEP 2020 इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे PYQs तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके NEP 2020 से बनते हैं। और सिर्फ CDP में ही नहीं ना, कोई भी आपका सेक्शन हो, लैंग्वेज का हो, मैथ्स का हो, EVS का हो ना, हर जगह NEP में बात करी गई है हर एक सब्जेक्ट की। तो हर एक जगह पे क्वेश्चन भी आपको दिख ही जाता है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि किसने तैयार किया NEP को, है ना। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये किस नंबर का पॉलिसी रहने वाला है ना, कितने साल बाद आया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखिए NEP 2020 की बात करते हैं तो इसे तैयार किया था इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। और जो अभी 2020 वाला आप देख रहे हो, इससे पहले भी 2 NEPs आ चुकी थी। एक 1968 में आया था और दूसरा 1986 में आ चुका था। और तीसरा 34 साल के बाद, ठीक है। तीसरा जो है ये 34 साल के बाद हमारा 2020 में NEP आती है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि इसरो के जो अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन जी, उनकी अध्यक्षता में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी तैयार करी गई थी। और उसके बाद ये तीसरे नंबर की रहने वाली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि किस नंबर का है। देखिए NEP 2020 का उद्देश्य क्या है ना, आखिर ये बनाने का मतलब क्या था, क्योंकि पहले से ऑलरेडी चल ही रही थी। तो भाई इस NEP को तैयार करने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ था कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, एक इंटीग्रेटेड वे में होना चाहिए ना, जहाँ पे बच्चे खुशी खुशी सीखने को तैयार हों ना, प्रॉपर तरीके से अच्छे से मन लगाकर, ठीक है। वो ज़रूरी होता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर बच्चे खुद खुश नहीं हैं तो फिर उनको एक तरीके से डर से, है ना, इस तरीके से पढ़ाना अच्छा नहीं है। तो NEP 2020 को बनाने का जो एक तरीका अलग उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, तो समग्र विकास था बच्चों का एकीकृत वे में, ठीक है। हर बच्चे को एक साथ लेकर के चलना है, एक ही छत के नीचे, हमें एक ही रूफ के नीचे उनको पढ़ाना है ना। चीज़ें सुखदमय हों, एन्जॉयबल होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। देखिए अभी तक जो चीज़ें चल रही थी वो क्या था, 10+2 प्रणाली थी। और 10+2 प्रणाली को ख़त्म करके अभी लाया गया है 4 स्टेजेस में, प्रॉपर इसको डिवाइड किया गया है 5+3+3+4। आपको ये लास्ट वाला कटा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं लिख दे रही हूँ ना, 5+3+3+4। अब ये क्या है और किस कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं, ये चीज़ें हम अभी डिटेल में समझते हैं। तो ये 5+3+3+4 का भी जो रूल है वो चल रहा है, ये वाला अभी ख़त्म हो चुका है। समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन आपके बहुत सारे यहाँ से रेज हो सकते हैं। सो ये आप ब्लॉग जो देख रहे हैं ना, ये पहला वाला ये पुराना है, जो 10+2 का रूल चल रहा था, जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी जो नया हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया ना, वो ये है। अब जैसे शुरुआत में 5 की बात करी गई ना, तो ये 3 इयर्स और 2 इयर्स शुरुआत के हैं, जहाँ पे जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज, जहाँ पे आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं ना। शुरुआत के जो 3 साल होते हैं, या फिर कह सकते हैं 3 से 6 साल,
ठीक है। शुरुआत के 3 साल यानी कि एज यहाँ पे बच्चों की 3 से 6 साल होगी। और यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं प्री स्कूल में, यानी कि बाल वाटिका कह सकते हैं या फिर आंगनवाड़ी में पढ़ाई करते हैं। ठीक है। अभी केवी में बाल वाटिका भी शुरू हो चुका है, यानी कि जो बच्चे 3 से 6 साल के होंगे वो बाल वाटिका में पढ़ाई करेंगे अगर आप उनको केवीएस में एडमिशन दिलाते हो तो। बाकी ऐसे आंगनवाड़ी वगैरह तो आप समझ ही रहे हैं ना। तो 3 से 6 साल के जो भी बच्चे हैं आप उनको बाल वाटिका में उनका एडमिशन करा सकते हैं या फिर आंगनवाड़ी में। और ये जो पीरियड होगा ये 3 साल का होगा। इसके बाद का बच्चा जो है वो इस बाल वाटिका में या आंगनवाड़ी में नहीं डाल सकते आप। फिर बच्चा जब नेक्स्ट 2 ईयर आपका जो हो जाएगा, यानी कि 6 से 8 साल, उम्र कितनी होगी दोनों ही याद रखना है आपको। बच्चे की एज 6 से 8 साल होगी। यहाँ पे क्लास फर्स्ट और सेकंड कवर अप हो जाएगा बच्चे का विदिन 2 ईयर। ठीक है। तो ये 5 साल का एक तरीके से हमारा कैलकुलेशन हो गया, जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज पे बच्चे की लर्निंग कैसी होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जिसे हम सेकेंड स्टेज कहते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज है। ठीक है। ये क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज है जहाँ पे बच्चे प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स लर्निंग के थ्रू यहाँ पे हम बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है। अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास बच्चे का 3rd to 5th यानी कि 3, 4, 5 3 क्लासेस कवर अप करेंगे 3 साल में। और एज यहाँ पे बच्चे की कितनी हो जाएगी, 8 से 11 साल का बच्चा यहाँ पे आपका हो जाता है। प्रिपरेटरी स्टेज कंप्लीट, तो 3rd स्टेज में एंटर कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। ठीक है। मिडिल स्टेज बोलेंगे, ये भी 3 साल का पीरियड होगा। ठीक है। जहाँ पे बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, यानी कि खुद एक्सपीरियंस करके। ठीक है। मान लीजिए आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं और कोई टॉपिक आ रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को एनवायरनमेंट में बाहर घुमाने ले जाइए ना। कहीं गार्डन ले जा सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन ले जा सकते हैं, या फिर कहीं भी उसके स्कूल के आसपास भी आप घुमा सकते हैं बच्चों को ना। चीज़ों को वो खुद देखेंगे, परखेंगे और इस तरीके से वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे कि एज कितनी होगी बच्चे की, तो एज जो है वो 11 से 14 साल की होती है। ठीक है। मिडिल स्टेज में बच्चे की एज 11 से 14 साल की हो जाती है और इसमें क्लास 6 और 6 to 8 कवर अप होता है, यानी कि 6th, 7th, 8th ये 3 क्लास 3 साल में कवर अप हो जाती हैं। मिडिल स्टेज हो गया। और लास्ट है हमारा सेकेंडरी स्टेज जिसे बोलते हैं, और ये 4 वाला है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज 4 का है। अब यहाँ पे बच्चे मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्टडीज़ हैं, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ऑब्वियस सी बात है बच्चे यहाँ पे 9 से 12th क्लास में एंटर कर जाते हैं और ये पूरी पढ़ाई जो है इसी दौरान में होती है ना। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी आ जाती है। ठीक है। और एक तरीके से वो कह सकते हैं ना कि औपचारिक अनौपचारिक हर तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो बच्चे की जो एज है वो 14 से 18 साल की होती है। क्लास 9, 10th, 11, 12th ये सारे ही स्टेजेस यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। और ये जो पीरियड होगा वो 4 साल का पीरियड होगा। ठीक है। और इसी 4 साल के बीच में ही बच्चे की ये 9 से 12 तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, कि फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे किस एज कैटेगरी में होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज और आपका सेकेंडरी स्टेज। अभी मूव करते हैं आगे। अभी इन्हीं को जो स्टेजेस हमने ऊपर देखे हैं उन्हीं को एक बारी फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि फाउंडेशनल स्टेज की बात करी तो इसे हम बुनियादी बोलते हैं या फिर पूर्व स्कूल। ठीक है। पूर्व स्कूल यानी कि स्कूल में पहुंचने से पहले बच्चे को आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका में भेज दिया जाता है, जहाँ पे बच्चा उठना बैठना, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, केयरिंग, बातचीत ना, ऐसी सब चीज़ें सीखता है। सीखने के लिए जा रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि कॉपी किताब उसको पकड़ा देंगे आप, वो पकड़ना सीख जाएगा। ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो सीखेगा यहाँ पे, फिर 4th क्लास में एंटर करता है। तो इस तरीके से यानी कि बुनियादी चरण में खेल गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल होगी। इसमें अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत सार्वजनिक स्वच्छता, समूह कार्य, सहयोग आदि पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। ये तो जो फाउंडेशनल स्टेज होगी शुरुआत के 3 साल, जो प्री स्कूल जिसे हम बोलेंगे, तो वहाँ पे बच्चों को इन सब चीज़ों को सिखाने पे ध्यान देना है, ना कि आप उनको हाथ में बुक्स पकड़ा देंगे मोटी मोटी। ठीक है। तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेटरी ग्रेड या प्रिपरेटरी स्टेज की बात करेंगे तो 3 से 5 साल का बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आरंभिक अभी बच्चा जो है क्लास 1st से 2nd में एंटर कर चुका है। ठीक है। आरंभिक स्तर धीरे धीरे खेल आधारित शिक्षा से अधिक औपचारिक, फॉर्मल लेकिन संवादात्मक कक्षा, यानी कि यहाँ से आप धीरे से बच्चों को क्या करेंगे, एक स्टेज आप लेकर
करके जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे ही उन्होंने एंटर किया आपने पकड़ा दिया अच्छी सी बुक बढ़िया एकदम पढ़ो लेकर के। तो ऐसा नहीं करना है भाई, धीरे धीरे ही चीज़ें आपको शुरुआत करनी है। सो ये स्टेज भी आप समझ चुके हैं। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि लिखना राइटिंग सीखेंगे, बोलना सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, शारीरिक शिक्षा ना, गेम्स वगैरह भी उनको आप उसकी क्लासेस दे सकते हैं, ड्राइंग, भाषा, विज्ञान, गणित पर एक मूर्त सॉलिड आधार तैयार किया जा सकता है ना। शुरुआत में आप उनको क्या बताएंगे भाई, एक औपचारिक तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उन्हें प्रॉपर पकड़ा दीजिए बुक वगैरह और बेचारे परेशान हो जाए ना। सो नेक्स्ट स्टेज क्या है, मिडिल ग्रेड की बात करते हैं, 6 to 8 की बात करेंगे जहाँ पे। तो मध्य चरण में प्रत्येक विषय में अधिक अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं के सीखने और चर्चा के लिए विषय शिक्षकों की शुरुआत देखी जाएगी, जिसके लिए छात्र इस स्तर पर विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक और मानविकी क्षेत्र में तैयार होंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको अमूर्तता की तरफ बढ़ना है, अब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना है। देखिए मूर्त क्या होता है, मूर्त जहाँ पे बच्चों को आप किसी प्रॉपर सॉलिड ऑब्जेक्ट की हेल्प से पढ़ा रहे हैं ना, जिसे बच्चा टच भी कर सकता है ना, फील भी कर सकता है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या होती हैं, जहाँ पे आप बच्चा इमेजिन करना सीखेगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो हो जाएंगी जहाँ पे बच्चा इमेजिन करने सीखेगा, उसके सामने चीज़ें नहीं होंगी पर उसने कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा और उस चीज़ को अभी वो अपने दिमाग में इमेजिन कर पाएगा। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेंगे, इमेजिनेशन, जो भी बोलना चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज में जैसे ही बच्चा एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पे 9 से 12 तक की क्लास वो कवर अप कर लेगा। ठीक है, और पहले शुरुआत में 9 से 10 और दूसरे चरण 11 से 12 में बटा हुआ होता है। अब यहाँ पे तो भाई बच्चा लेवल पे पहुँच चुका है और वो प्रॉपर तरीके से एक उसका पढ़ने का स्टाइल होगा, एक करिकुलर स्टाइल पर निर्माण, लेकिन अधिक गहनता के साथ, अधिक महत्वपूर्ण सोच और अधिक लचीलापन और छात्र की पसंद। यानी कि यहाँ पे बच्चों को ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना है, थोड़ा सा। पहली बात तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए भाई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए और बच्चे की पसंद नापसंद का ध्यान रख करके चलेंगे। ठीक है, कि बच्चे की क्या लाइक्स हैं और क्या डिसलाइक्स हैं, उस चीज़ पर अगर फोकस करेंगे तो बच्चा मन लगा करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा और उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। मतलब अगर वो मन से पढ़ रहा है तो, अगर आप उसको ज़बरदस्ती डांट कर मार कर पढ़ा रहे हैं तो हाँ कुछ टाइम तक पढ़ सकता है वो, बट उसके बाद जा कर के ज़ीरो हो जाएगा सब कुछ ना। तो अभी से शुरुआत से क्या ध्यान देना है आपको कि बच्चा खुद मन लगाए चीज़ों में, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे कि NEP 2020 के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन चीज़ों को भी जान लेते हैं कि किस पे ये बेस्ड है ना। हमारी जो NEP है इस पे क्या किन चीज़ों पे फोकस किया गया ना, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट था तो फिर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बस उसी ज़रूरत को समझना है हमें। देखिए बच्चे का संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदीकामक पक्ष तीनों पहलू शामिल थे इसमें। ठीक है, तीनों ही पहलू को शामिल करके चलेंगे, क्योंकि अगर एक भी गड़बड़ हो गया ना तो बच्चे का जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, फिर कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रट कर रोट लर्निंग तो कभी सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही आपको जोर देना है ना। बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ना कि उसे रटाफिकेशन करना सिखाना है आपको। ठीक है, छात्रों का मूल्यांकन विभिन्न विधियों का उपयोग करके, जैसे कि भूमिका निभाना, रोल प्ले करना, पोर्टफोलियो आदि शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे का अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो पेन पेपर का ही सिर्फ इस्तेमाल करना ज़रूरी या सही थोड़ी ना होता है। इस तरीके से आपको बच्चों को सिखाना है। ठीक है, मूल्यांकन की बात करेंगे तो मूल्यांकन भी इस तरीके से करना है, ना कि उनको पेन पेपर, ठीक है, पकड़ा देंगे और उनके रोड मेमोराइजेशन यानी कि कितना उन्होंने रट के रखा है बस आप उसी तरीके से उसका मूल्यांकन कर देंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्व मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट और सहयोगी मूल्यांकन यानी कि पीयर असेसमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए सेल्फ असेसमेंट यानी कि बच्चे को आप खुद से खुद का असेसमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करिए और उनसे बोलिए कि भाई आपने पहले कैसा किस तरीके का परफॉर्मेंस किया था और अभी आप कैसा कर रहे हैं ना, इस चीज़ को आप खुद से कंपेयर करिए और अपने आप से ही कंपेयर करना है, किसी अदर बच्चे से कंपेयर करना सही नहीं होगा। और सहयोगी मूल्यांकन यानी कि पीयर असेसमेंट को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं तो इस तरीके से चीज़ों को वो कंपेयर करके देख सकते हैं ना कि क्या बेहतर कर रहे हैं क्या नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका कि विविधता का सम्मान, सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान। मतलब अगर क्लास में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी बच्चे को इग्नोर कर देना है, ठीक है, या फिर आपको डाइवर्सिटी को आप बोझ समझते हैं, क्लास में ऑब्स्टेकल की तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं ना कि वो मतलब बाधा डाल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। विविधता हमेशा ही क्लास को फैसिलिटेट करेगी और आपको भी उसको एज अ सोर्स देखना है, ना कि रिसोर्स देखना है, ना कि उसे आप बोझ की तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि संकल्पनाओं का पर्यावरण के साथ जुड़ाव स्थापित करना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा कि कभी भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं ना तो चीज़ों को बच्चों के आसपास के इन्वायरमेंट के साथ आप कनेक्ट करें, ठीक है। अगर आप वो चीज़ें करेंगे तो बच्चे आपसे बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और सीखेंगे भी उतना ही बेहतर अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो। बहुभाषावाद और शिक्षण में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना, यानी कि बहुभाषावाद यानी कि लिंग्विज्म को बढ़ावा देना है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। ऐसा ही नहीं है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हैं एज अ टीचर तो आपने उसी लैंग्वेज को बढ़ावा दे दिया। भाई अगर क्लास में डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हैं तो बच्चों को उन लैंग्वेज से भी आप इंट्रोड्यूस कराइए ना, बच्चों को और सीखने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी एंड आलोचनात्मक चिंतन और नवाचार को बढ़ावा देना है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी यानी कि जहाँ पे बच्चे मल्टीपल डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जहाँ पे बच्चा पॉजिटिव और निगेटिव हर पक्ष में सोच सकता है। इनोवेशन यानी कि विचार में जहाँ पे नवीनता हो, मतलब कुछ नया सोच सके बच्चे हट करके ना, तो ये सब चीज़ों को आपको प्रमोट करना है क्लास में। NEP 2020 योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है भाई, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे, बल्कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पर केंद्रित है। देखिए योगात्मक आकलन क्या होता है। योगात्मक आकलन जैसे कि आप बच्चे का हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले लेते हैं, आप एनुअल एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है, और उसमें होता क्या है कि आप बच्चे का एक रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हो। भाई आपने बच्चे का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, बच्चा फेल है, या तो बच्चा फेल होगा या फिर पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भाई बच्चे का आप जो भी चीज़ें उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ना वो इम्प्रूवमेंट पे फोकस्ड है। ये किस पे फोकस्ड है भाई, ये बदलाव, बच्चे का एक प्रॉपर फीडबैक आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं कि बच्चे ने आज आपने कोई चैप्टर ख़त्म किया, पढ़ा दिया, अभी उसका आप नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ले सकते हैं ना। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा और उसकी समझ गलत कहाँ पर जा रही है, ठीक है, या फिर कौन सा बच्चा बहुत सही कर रहा है। तो इस तरीके से आप डेली एक फीडबैक ले करके उस हिसाब से करेंगे तो वो सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे में क्या होगा भाई, इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड है। और आपका जो योगात्मक आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, वो रिजल्ट पे बेस्ड होता है, जो कि सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो हमारा NEP भी भाई इसी को प्रमोट करता है। अभी लास्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि परख मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक नया राष्ट्रीय मंच है और ये छात्रों के अधिगम का आकलन करता है। किसका, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो बच्चे का जो भी लर्निंग है उसके आकलन का एक तरीके से आकलन को मापने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और उनकी क्षमताओं, कमजोरियों का विश्लेषण करने में उनकी मदद करेगा। कौन सा ऐप है ये, कौन सा एक तरीके से वो बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा परख, जिसका फुल फॉर्म आपने देख ही लिया। सो आई थिंक ये लास्ट होगा यहाँ पे हमारा।
है ना। NEP 2020 हमने कवर अप कर लिया है। इससे रिलेटेड जितने भी और फैक्ट बन सकते हैं, जैसे कि NCF हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। PDFs आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।